अस्सलामुअलैकुम। द राइट वे इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम अली अख्तर है और मैं द राइट वे इंस्टीट्यूट में करंट अफेयर्स, यूरोपियन हिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। द राइट वे इंस्टीट्यूट में जब हमने इंस्टीट्यूट को स्टार्ट कर रहे थे तो हमने ये सोचा कि करंट अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है उसका सबसे बेसिक और सबसे इसेंशियल सोर्स कौन सा है। तो वी केम टू द कंक्लूजन के हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई जिसकी वजह से हमें 70 प्लस स्कोर मिलता रहा थ्रू आउट आवर अटेम्प्ट्स, और दूसरे जो है अपना बच्चे पेरेंट्स जिनका हमने रिजल्ट देखा, तो उन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन थी कि वो न्यूज़पेपर को बहुत रिगरसली रेफर करते थे। न्यूज़पेपर एक वाहिद डॉक्यूमेंट है जो आपके डोर स्टेप पे रोज़ाना आता है, लेकिन वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन का पैकेट जो कि इतनी डाइवर्स इन नेचर होती है, और उसकी यूटिलिटी अगर हम सीएसएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इतनी ज़्यादा है कि वो ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को कवर करती है, बल्कि सीएसएस में 7 से 8 सब्जेक्ट्स आपके एड्रेस हो जाते हैं अगर आप न्यूज़पेपर को इफेक्टिवली पढ़ें। तो इस पर्सपेक्टिव में हमने जो स्ट्रेटजीज अपनाई और जो हमने रिजल्ट लिया, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में और बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो वी केम टू द कंक्लूजन कि क्यों ना हम ये देखें, बच्चों को मोटिवेट करें कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ें। लेकिन जब हम दूसरी साइड से देखते हैं कि एक बच्चा जब न्यूज़पेपर को पढ़ने बैठता है तो वो दिन के 3 से 4 घंटे उस न्यूज़पेपर पे यूटिलाइज करता है, अपनी एनर्जीज ड्रेन करता है, और एट द एंड वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि वो या तो बहुत सारे केसेस में कुछ समझ नहीं पाते न्यूज़पेपर की लैंग्वेज को, और या बहुत सारे केसेस में उससे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते डेटा जैसे हम कह रहे हैं। तो और या तो दूसरे सिनेरियो ये बनता है कि वो नॉलेज और वो सारे सब्जेक्ट्स की चीजें तो इकट्ठी कर लेता है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो इतना टाइम वेस्ट कर चुका होता है, इतनी एनर्जी ड्रेन कर चुका होता है कि उसके पास दूसरे सब्जेक्ट्स तैयार करने की हिम्मत भी नहीं बचती और वो एनर्जाइज भी नहीं होता इतना। सो फिर कल का दिन आता है, कल के दिन एक नया न्यूज़पेपर आ जाता है। इस पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट्स को और अपनी दूसरे फेलो जर्नी जो हमारे हैं उनकी इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने द राइट वे इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है बियॉन्ड करंट अफेयर्स। बियॉन्ड करंट अफेयर्स हमने इसको क्यों नाम दिया है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक करंट अफेयर्स का सोर्स नहीं है, या न्यूज़पेपर के अलावा जो सोर्सेज हैं एसेंशियल ऑथेंटिक जो न्यूज़पेपर के अलावा करंट अफेयर्स में यूज होती हैं, वो सिर्फ करंट अफेयर्स का सोर्स नहीं है, वो आपको इतनी डाइवर्स नॉलेज देती है हर सब्जेक्ट के बारे में कि यू कैन नॉट इमेजिन। लेक्चर सीरीज में होगा क्या कि वी विल रिफर ऑथेंटिक सोर्सेज इन दिस एज ऑफ चैट जीपीटी एंड ऑल। We will refer authentic sources such as Dawn newspaper, Express Tribune, New York Times, BBC, CNN, and Al Jazeera and other authentic newspapers. Along with that, हम रिसर्च पेपर्स को भी उस पर भी टाइम लगाएंगे, उसको भी मतलब रेफर करके आपको डेली लेक्चर सीरीज की सूरत में हम वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने सीएसएस के दिन के 4 घंटे भी बचाएं, और शाम को आपको वो नॉलेज एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेक्चर में इसेंशियल चीज़ें आपको मिल जाएं, ताकि आप न्यूज़पेपर पे अपनी एनर्जी जो आप ड्रेन भी करते हैं और आप देखते हैं कि फिर भी कुछ नहीं हो रहा, हमारी अपना प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज नहीं हो रही और सारी प्रॉब्लम्स भी हम दोबारा दोबारा फेस कर रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में हमने बियॉन्ड करंट अफेयर्स सीरीज का इनेकाद किया है। Beyond current affairs would be very helpful to all those who are appearing in CSS, PMS and other PCS written exams, या जो बच्चे वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं या वन पेपर से के बाद किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या CSS में किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो हम उन्हें लेक्चर सीरीज में रोज शाम को इसेंशियल डेटा प्रोवाइड करेंगे जिससे उनका टाइम भी सेव होगा, एनर्जीज भी सेव होंगी, और उन्हें उस न्यूज़पेपर और न्यूज़ की यूटिलिटी बताएंगे कि आप किस तरीके से एक न्यूज़ को अपनी जो रेलेवेंट न्यूज़ है उसको किस तरीके से अपने पेपर्स में इनकलकेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसका फायदा मैक्सिमम ले सकते हैं अपनी मार्क्स की सूरत में। अगर हम कामयाब हो जाते हैं इस चीज में आपके ताउन से, तो यू विल बी
श्योर इनफ कि आपकी CSS में हर सब्जेक्ट में के रिटर्न में तकरीबन 10 से 15 मार्क्स का इजाफा हो सकता है इस चीज को देखकर, क्योंकि अगर आप पास पेपर्स में स्पेशली CSS 2023 ऑनवर्ड्स देखें तो एवरी सब्जेक्ट हैज बिकम करंट अफेयर्स इन इट्स नेचर। उसकी सारी डेटा या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर हम उनको फॉलो नहीं कर रहे तो हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक होगा और हम एट द एंड क्वेश्चंस को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, हम उसकी एसेंस को समझ नहीं पाते और हमारे पास उससे रिलेवेंट डेटा नहीं होता, क्योंकि हम चीजों को इतना एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं क्रैमिंग में और दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी में कि हमें वो रिलेवेंट डेटा नहीं मिलता या एब्स्ट्रैक्ट करने नहीं आता। तो इस पर्सपेक्टिव में इस लेक्चर सीरीज में आप हमारे साथ रहें और बियॉन्ड करंट अफेयर्स वुड प्रोवाइड यू essential things for your CSS written exam preparation, PCS written exam preparation और जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो उस पर्सपेक्टिव में बियॉन्ड करंट अफेयर्स इज फॉर यू। तो हम अपनी बियॉन्ड करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर सीरीज में होगा ये कि CSS में या PMS में करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही मोस्टली ऑथेंटिक सोर्सेज माने जाते हैं, उनको हम रेफर करेंगे आपके बेहाफ पर और उनसे एक्सट्रैक्ट करेंगे रिलेवेंट डेटा जो कि ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि दूसरे सब्जेक्ट सच एज एसे, प्रेसी, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, IR, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, उन सब सब्जेक्ट्स में हेल्पफुल हो और वो आपको रेलेवेंट डेटा आपके मार्क्स को CSS के हर सब्जेक्ट में 25 प्लस मार्क्स का इजाफा करे। सो इस लेक्चर सीरीज का जो हम आज आगाज करेंगे वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान फिस्कल ईयर 2025-26 से करेंगे, जो कि 12 जून को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज किया। बेसिकली जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो आउटगोइंग ईयर की परफॉर्मेंसेस, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की हेल्थ की परफॉर्मेंसेस बताता है और वो ओवरऑल इकोनॉमी की हेल्थ को एनालाइज करता है कि क्या टारगेट सेट किए गए, क्या कंप्लीट हुए, कौन से सेक्टर ने परफॉर्म किया, कौन से सेक्टर ने नहीं किया, वजूहात क्या बनी। और ये एसेंशियल इसलिए है कि ये पाकिस्तान अफेयर्स में एज रिकमेंडेड सिलेबस में रिकमेंडेड है कि आप इसको जरूर पढ़ें और ये आपको CSS में जब भी ऐसे अटेम्प्ट करने बैठे आप इकोनॉमी पे या इकोनॉमी से रिलेटेड और पाकिस्तान अफेयर्स में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो आप हमेशा कहीं ना कहीं इससे डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और इसको बेहतरीन तरीके से समझना जरूरी होता है। तो पाउल केनेडी एक रिनाउंड ऑथर हैं, वो अपनी बुक द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स में लिखते हैं कि कोई भी कंट्री अगर अपने ग्रोथ रेट को 6% से ऊपर ग्रो नहीं करती और वो 6% से नीचे ही रहती है फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो वो चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो, वो डेवलप्ड से डेवलपिंग की तरफ आ जाएगी। और वो बहुत सारी एग्जाम्पल कोट करता है और वो कहता है कि कोई भी कंट्री अगर सस्टेनेबली अपने ग्रोथ रेट को 6% से ऊपर मेंटेन करे तो दैट कंट्री बिकम्स डेवलपिंग से वो डेवलप्ड कंट्री बन जाती है और वो कंट्री एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में सामने आती है। और इसकी एग्जांपल हम रिसेंटली चाइना से देखते हैं, जिसने लास्ट 2 डेकेड्स में 3 डेकेड्स में डेंग जियाओपिंग की पॉलिसीज को फॉलो करते हुए अपने ग्रोथ रेट को सस्टेनेबल बनाया और अब वो दुनिया की सुपर पावर्स में गिने जा रही है। सो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान बेसिकली आउटलुक जो है वो इस बार GDP ग्रोथ रेट जो रिकॉर्ड हुई वो 3.7% हुई। GDP ग्रोथ रेट पाकिस्तान में एक बूम एंड बस्ट साइकिल से पाकिस्तान हर दफे गुजरता है GDP ग्रोथ रेट की से। 2022 फिस्कल ईयर 22 में हमारी 6.1% GDP ग्रोथ थी और अचानक से अगले ईयर में हम -0.2 पे चले गए। तो ये फिनोमेना हमारे इकोनॉमी में फ्रीक्वेंटली अकर होता है और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब अगर हम स्टैट्स में जाएं तो 3.7% GDP ग्रोथ रेट था। ग्रोथ रेट के बाद अगर हम देखें तो इकोनॉमी का साइज पाकिस्तान का 126.9 ट्रिलियन रुपीस हुआ है।
जो कि एक पाकिस्तान को दुनिया की टॉप 25 कंट्रीज में अब शामिल करता है। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारा 0.7% ऑफ द जीडीपी है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर हम अपनी जीडीपी ग्रोथ को देखें तो ये जो स्टैट्स हैं वो हमें यही बताते हैं कि हमारे पास जो फिस्कल ईयर 23 था, सॉरी, उसमें -0.2 थी। उसके बाद ये 2.6 पे रिबाउंड हुई, फिर 3.18 पे। लेकिन जो एक्चुअल टारगेट फिस्कल ईयर 2025 से 26 का रखा गया था वो था हमारे लिए 26 का जो रखा गया था वो था 4.2%, लेकिन हम उस टारगेट को मीट नहीं कर पाए। 3.7% हमारा जीडीपी एक्चुअल ग्रोथ रेट था। अब जो फिस्कल ईयर का मैंने जिक्र किया तो एक चीज आपको और बताता चलूं, क्योंकि हमें रिलेवेंट डेटा कोई ना कोई जो भी हमारे पास होगी आपको एसेज में या किसी सब्जेक्ट में हेल्प करे। तो ये अगर कभी ऐसे आ जाता है सीएसएस में कि इज कॉलोनियल लेगेसी इम्पीडिंग पाकिस्तान ग्रोथ, तो ये एक पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि फिस्कल ईयर क्या था और ये पाकिस्तान में फिस्कल ईयर की डेफिनेशन क्या है। कि पाकिस्तान में फिस्कल ईयर जो होता है वो जुलाई 1 से जून 30 तक काउंट होता है। इसका मतलब ये है कि जुलाई 1 ऑफ 2025 से जून 2026 तक। अब दूसरी दुनिया के मुल्कों में देखा जाए तो फिस्कल ईयर वो जनवरी टू जनवरी काउंट करते हैं और ईयर भी ऐसे ही होता है सीक्वेंस में कि जनवरी टू जनवरी, लेकिन पाकिस्तान में जुलाई टू जून ये क्यों काउंट होता है? तो इसका ये है कि ब्रिटिश कॉलोनियल इरा था जब, तब जो ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू सिस्टम बनाया और रेवेन्यू सिस्टम की जो सबसे ज्यादा इनपुट होती थी जिस सेक्टर की, वो एग्रीकल्चर होता था। और एग्रीकल्चर में खरीफ सीजन शायद वो जाके जून या जुलाई के ये दिनों में उतरता था और वो वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन अब हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर का टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है हमारा 20%, 60% सर्विसेज सेक्टर है। और लेकिन फिर भी हम फिस्कल ईयर जून टू जुलाई काउंट करते हैं। बहरहाल ये एक चीज थी, अगर आप कभी ऐसे को इस पॉइंट से इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये भी एक पॉइंट है। मूविंग फॉरवर्ड हम आते हैं अपना ग्रोथ रेट की तरफ। अच्छा, इंप्रूवमेंट हुई है, वाकई हुई है, टारगेट को अचीव नहीं किया, लेकिन फिर भी हम 3.2% से 3.7% पर गए हैं। तो उसके मेजर इंप्रूवमेंट किस चीज ने ड्राइव किया? देखिए, चंद चीजें थी जो कि अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब, उनके मुताबिक के किन चीजों ने हमें ड्राइव किया। वो सबसे पहली चीज बताते हैं कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट थी ना, वो बड़ी इफेक्टिव थी। कि हमने जो इकोनॉमी में जो सेक्टर्स हैं, फॉर सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर था या हमारे जो सर्विसेज सेक्टर हो, उनमें जो पॉलिसी मेकिंग हो या उनको जो रन किया, मैनेज किया, वो बड़ा इफेक्टिवली किया। और दूसरी जो चीज वो बताते हैं कि फिस्कल अकाउंट को जो है ना, हमने वो अच्छा मैनेज किया। फिस्कल क्या होता है कि बेसिकली फिस्कल अकाउंट ऐसे था कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स है ना, वो गवर्नमेंट की इनकम के साथ, मतलब उनका जो है ना डेफिसिट इतना नहीं क्रिएट होने दिया, उसको हमने अच्छे से मैनेज किया। और तीसरी वो जो रीजन बताते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, वो 6.1% पे इस बार ग्रो हुआ है। पर्टिकुलरली सीमेंट इंडस्ट्री हो या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, इन सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। और दूसरा एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। पिछले एक साल से पाकिस्तान में डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो इज समवेयर बिटवीन 270 टू 280 रुपीज, और ये मैनेज किया है। और उसके बाद एग्रीकल्चर रेजिलियंस। एग्रीकल्चर हमारे लास्ट ईयर फ्लड्स जो आई थी अगस्त सितंबर में, दोज वर वेरी डिजास्ट्रियस, बट स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर मैनेज टू परफॉर्म बेटर। तो इस वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट है ना, वो ज्यादा वो नहीं हो। अच्छा, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हमारे ग्रोथ रेट को। सबसे बड़ा चैलेंज था जो ग्लोबली एक सिनेरियो बना हुआ था इकोनॉमिक डाउनटर्न का, ड्यू टू यूएस ईरान वॉर एंड क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। दुनिया का ट्रेड डिसरप्ट हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर। तो एक्सटर्नल फ्रंट पे जो वॉर्स की सिचुएशन थी, दैट हैज डैमेज्ड। और उसके अलावा जो हमारे पास ऑब्वियसली जिसने हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया, वो डिजास्ट्रियस फ्लड्स थी 2025 की, जिसमें पंजाब में तकरीबन एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत सिवियरली डैमेज हुआ। वो उसमें
राइस की जो क्रॉप थी वो तकरीबन नियरली 70 to 80% डैमेज हुई उसकी वजह से। और तीसरा जो सबसे बड़ा था वो इनिशियल टाइम में था, जो ट्रम्प की इरेटिक पॉलिसीज थी ट्रेड से रिलेटेड और टैरिफ की जो एक मामला चले थे, जिसमें पाकिस्तान भी एक विक्टिम बना किसी टाइम में। बाद में वो ट्रेड पॉलिसीज डायलॉग के थ्रू और वो मैनेज हुई, और वो अभी हमारा ट्रेड जो है वो हमारे ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ्स हैं वो तकरीबन 19% है। तो इन तीन चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान में ग्रोथ रेट अपने एक्सपेक्टेड टारगेट को मीट नहीं कर पाया। मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर ग्रोथ सेक्टर बाय सेक्टर देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑब्वियसली 4.5% पे ग्रो करना था अकॉर्डिंग टू टारगेट, लेकिन वो 2.89% पे चला गया, जिसका रीजन मैंने आपको बताया। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ आई है मॉडेस्ट, लेकिन 4.3% उसका टारगेट था। आप देखिए ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी भी मुल्क में एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होता है। अगर हमारे यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका रीजन होता है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्सटाइल जो क्रॉप है, अपना कॉटन क्रॉप है, वो ग्रो नहीं हो रही। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर कोई डैमेज होता है तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ ट्रांसलेट होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। लेकिन जो मेजर चीज थी जिसने हमारे इकोनॉमिक उसको आउटलुक को बेटर बनाया, दैट वाज सर्विसेज सेक्टर व्हिच कंट्रीब्यूट 60% इनटू पाकिस्तान जीडीपी। और सर्विसेज सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो एक्सपेक्टेड तो 4% थी, लेकिन जो ग्रो हुआ है वो 4.9% पे था। दैट वाज द सेक्टर बाय सेक्टर आउटलुक ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे। और उसमें हम अगर आगे चलें तो ये सारी ग्लॉसरी में डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, अगर किसी को नहीं आती तो वो पढ़े। और अगर मैं ऐसे ही बताना शुरू कर दूं तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। इफ वी लुक इनटू द फिस्कल पोजीशन, तो फिस्कल डेफिसिट जो था ना वो पाकिस्तान का नैरो हुआ है। फिस्कल डेफिसिट की मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसकी अर्निंग से ज्यादा होता है तो डेफिसिट क्रिएट होता है। तो फिस्कल डेफिसिट इस बार नैरो हुआ है 73%, जो कि फिस्कल ईयर 2025 में दैट वाज 2.6% ऑफ द जीडीपी एंड दैट हैज बीन नैरोड डाउन टू द 0.7% ऑफ द जीडीपी। इसके प्राइमरी रीजंस क्या है? इसके प्राइमरी रीजंस ये हैं कि टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 10%। टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, इट मींस के गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, इनकम बढ़ने की वजह से। और दूसरा सिर्फ ये सोल काज नहीं है, मार्कअप पेमेंट्स कम की हैं पाकिस्तान ने जो कर्जों की मद में देते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ है वो ये है कि सब्सिडीज जो एनर्जी सेक्टर को या दूसरे सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं वो ड्रेरो डाउन हो गई हैं। और उसके अलावा जो लॉस मेकिंग स्टेट एंटिटीज थी उनको प्राइवेटाइज करना शुरू किया है। तो ये सारे क्यूमुलेटिवली इन सारे रीजंस की वजह से पाकिस्तान का फिस्कल आउटलुक बेहतर हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन डबल डिजिट्स पे थी। पीक इन्फ्लेशन वो फिस्कल ईयर 2024 में 23 में डबल डिजिट्स में थी। दैट हैज बीन नैरोड डाउन टू 6.2% इन सीपीआई इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इन फिस्कल ईयर 2026। और वो अपन फिस्कल ईयर 2025 से तो कम है, ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो सिंगल डिजिट्स में। दैट हैज बीन अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। उसके अलावा आगे अगर हम मूव करें तो ये सारे स्टैट्स हैं उस चीज के। अच्छा, एक्सटर्नल सेक्टर में क्या आता है? एक्सटर्नल सेक्टर में पाकिस्तान ने जो ग्रो किया है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो जो एक फेनोमेना मिला है वो है ये है कि फिस्कल ईयर 2025 में हमारा जो करंट अकाउंट था वो सरप्लस में था 1.7 बिलियन डॉलर्स के। लेकिन इस बार जो सरप्लस है ना वो कम होके 72 मिलियन डॉलर्स पे पहुंच गया है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उसका जो है एक्सपोर्ट सेक्टर्स ने हमारे ने कोई मॉडेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, वो 5.2% से डिक्रीज हुआ है। अब एक्सपोर्ट सेक्टर, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो फ्लड्स की वजह से इंपैक्ट हुई, जिसमें राइस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था।
राइस वैसे हमारे 700 टू 800 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स होती हैं, वो भी कम हो गई, और उससे रिलेटेड फ्लड्स की वजह से दूसरी एक्सपोर्ट्स भी कम हुई। उसको जो कंपनसेट किया है ना, वो जो चीज है ना, वो है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस में, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस की जो इनकम है ना, वो तकरीबन 30.3 बिलियन डॉलर्स पे पहुंची है इस फिस्कल ईयर में। मतलब जो क्वेश्चन बचता था ट्रेड डेफिसिट में, इंपोर्ट का बिल ज्यादा था 52 बिलियन डॉलर और एक्सपोर्ट 25 था, तो ये जो 27 बिलियन डॉलर्स का हमारे यहाँ क्वेश्चन था, उसको फिल किया है रेमिटेंसेस ने 30 बिलियन डॉलर से, जो कि इंपोर्ट्स हमारी वैसे ही बढ़ गई थी 8.5% से। तो रेमिटेंसेस एक पॉजिटिव साइन इमर्ज हुई है, और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी रेमिटेंसेस का जो टारगेट है वो नेक्स्ट ईयर 39 टू 40 बिलियन डॉलर्स होगा, जो कि अगेन एक पाकिस्तान को फ्रीक्वेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचाने के लिए एक हेल्दी साबित हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, ये कुछ आउटलुक्स थे इस पर्सपेक्टिव में। अब अगर हम देखें तो ये पूरा स्कोर कार्ड है। अच्छा, सीएसएस में जब भी आप करंट अफेयर्स में या पाकिस्तान अफेयर्स में डेटा को, किसी चीज को कोट करें, तो मेक श्योर कि वो पिक्टोरियल फॉर्म में हो और जेन्युइन उसकी 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 एक लॉजिक और रीजन बने। सो जब भी आप जीडीपी ग्रोथ और इन सेक्टर्स को डिफाइन करेंगे, तो पैराग्राफ में लिखने के बाद आपको जरूर एक पिक्टोरियल फॉर्म में ग्रोथ दिखाना है। और इसमें सबसे अच्छी जो डायग्राम बनती है वो ये बनती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये था हमारा एक्चुअल टारगेट, मतलब ये मिस हुआ, और ये थी हमारी एक्चुअल ग्रोथ। सो इस तरीके से फ्लो चार्ट्स में और दूसरी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इट कैन ऐड 3 to 4 मार्क्स इन योर आंसर। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि हमने इसको पीपीटी की फॉर्म में बनाया है। अगर हम इसको वैसे बनाते तो शायद हम आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके नहीं दिखा पाते। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, so that was the whole point of all this economic survey, जिसमें हमने देखा कि हमें पता चला कि हमारे इकोनॉमिक आउटलुक क्या था, जीडीपी का सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या थी, रीजंस क्या थे हमारे टारगेट को मीट ना करने के, और नेक्स्ट ईयर की उन्होंने क्या प्रोजेक्शंस किए हैं। सो इन सब चीज़ों को देखकर हम यही देख रहे हैं कि इस बार जीडीपी पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो क्राइसिस मैनेजमेंट से निकल चुका है। क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो हमने 2022 के बाद देखा है मुल्क में, एक एब्रप्टली इन्फ्लेशन 28% पे पहुंच गई, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आने लगा, स्टेट बैंक के रिजर्व्स जाके 18 डेज के बचे, और ये सारे क्राइसिस को मैनेज करते करते हमारे यहाँ एक इकोनॉमिक केओस क्रिएट हुआ। सो इस साल की जो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे का आउटलुक है वो हमें यही बताता है कि हम क्राइसिस मैनेजमेंट से निकलकर एक ग्रोथ ड्रिवन एजेंडा की तरफ जा रहे हैं। और ग्रोथ ड्रिवन एजेंडा में अगर हम आईएमएफ की पॉलिसीज को भी फॉलो करते हैं और लॉस मेकिंग एंटिटीज को मैनेज करते हैं बेहतर तरीके से, सो इट इज पॉसिबल कि पाकिस्तान एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट की तरफ जाए। लेकिन बहुत सारी चीजें इम्पीड करती हैं ग्रोथ रेट को। सिर्फ ये चीज नहीं होती काफी, उसमें आपकी ग्लोबल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पीस की क्या सिचुएशन है, और पाकिस्तान के इंटरनली भी जैसे हमारे यहाँ जो है अभी डिजास्टर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन होती है। तो बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली उसको इम्पेक्ट करती हैं। सो इस सेंस में इकोनॉमिक सर्वे का आउटलुक ये था। अब हम मूव होते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसने जो कि है यूएस इजराइल ईरान वॉर, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को इम्पेक्ट किया, और जो कि रिसेंटली अपने कंक्लूजन को पहुंची है। अब कंक्लूजन को पहुंची है या नहीं वो भी एक डिस्कशन है, लेकिन हम ट्रैक करेंगे उससे पहले कि ये चीज़ें इस नहज तक कैसे पहुंची, क्योंकि आप पाकिस्तान अफेयर्स में जब ये टॉपिक करेंगे तो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में करेंगे, आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। अगर आप करंट अफेयर्स में करेंगे तो आपको वो डेटा डिफरेंट तरीके से यूज करनी पड़ती है, लेकिन आपके पास
एक कर्सरी ग्लैंस हो के पीछे पहले हुआ क्या है। अच्छा, ये स्टोरी जो है ना 2025 ऑनवर्ड, ये 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। ये सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट या सारा का सारा जो यूएस ईरान की टेंशन्स चली हैं, वो टेंशन, टॉक्स और स्ट्राइक, सिर्फ ये 3 वर्ड्स थे जो कि हेडलाइंस थे इन कंट्रीज के रिलेशंस के लिए। तो इसी स्टोरी को मद्देनजर रखते हुए हम पहले डिस्कशन में जो लाएंगे वो है जून वॉर, जो कि यूएस ईरान के बीच में हुई, जिसमें इसराइल ने पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स अकॉर्डिंग टू इसराइल उन्होंने कंडक्ट की, जिसमें मिसाइल ड्रोन अटैक्स ऑन ईरान, जिसके नतीजे में ईरान के मिलिट्री और एनर्जी और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। और ये इसमें तकरीबन ईरान की जो कैजुअलिटीज थी वो 610 थी, और फरवरी स्ट्राइक से पहले, ये जून 2025 की बात कर रहे हैं, तब हुई थी। और इसमें तकरीबन उसके बाद जो है वो एस्केलेट होती गई सिचुएशन, और एट द एंड यूएस को बीच में इंटरवीन करना पड़ा और यूएस ने भी स्ट्राइक की। अब मामला ऐसे शुरू होता है, जून 13 को इसराइल स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर, जिसमें वो टारगेट बनाता है मिलिट्री फैसिलिटीज को और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को। अकॉर्डिंग टू इसराइल दोज वर द प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, और ईरान हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, वो रीजनल प्रॉक्सीज को बैक करता है, और वो इसराइल में टेररिज्म फैलाते हैं। तो इन चीजों को उन्होंने मद्देनजर रखा, और हाँ, ये चीज भी कही कि ईरान अपने न्यूक्लियर गोल को परसू कर रहा है, इसलिए हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए। मतलब उनके मुताबिक कि ईरान की न्यूक्लियर इनरिचमेंट मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लेवल तक पहुंच गई। उसके बाद जैसे ही स्टोरी चलती है, फिर यूएस 13 जून के बाद 22 जून को इंटरवीन करता है इसराइल के साथ, और वो नतान्स, फुरदोस और इस्फहान न्यूक्लियर फील्ड्स को निशाना बनाता है। उसके बाद जून 23 में ये ईरान अल उदैद एयरबेस को अटैक करता है, यूएस को रिस्पॉन्ड करता है, और अल उदैद एयरबेस कतर में है, और वहां अटैक करता है। कोई कैजुअलिटी तो नहीं होती, लेकिन एक ईरान रिस्पॉन्स शो करता है, जो कि एक फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के यूएस को इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया हो। दैट वाज वेरी यूनिक इन इट्स नेचर। और जून 24 को सीज फायर टॉक्स हो जाती हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि ईरान और हमारे बीच में एक सीज फायर, यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर इफेक्ट में आ गया है। उसके बाद जो टोटल कॉस्ट होती है वार की, वो ईरान पे 610 कैजुअलिटीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, और इसराइल पे 28 डेथ्स होती है। अच्छा, ईरान ने पहली बार इसराइल को रिस्पॉन्ड किया, और ये वॉर एक सिग्नेचर थी, जो कि आगे हम पढ़ेंगे और आगे हम जो डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से उस एक सिंबॉलिक रिस्पॉन्स को नहीं समझ सके यूएस और इजराइल, और आगे उन्हें क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी। अच्छा, जुलाई 22 को क्या होता है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास जुलाई 2 को क्या होता है कि ईरान सस्पेंड कर देता है आईएई की, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक्सेस को, कि हमारे यहाँ जो इंस्पेक्टर्स हैं वो दे कैन नॉट conduct any kind of Iran was not ready to cooperate with them। और जुलाई 22 को ये होता है कि अब्बास अरगचाई कहता है कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान विल कंटिन्यू इनरिचमेंट। उसके बाद मास अरेस्ट रिपोर्ट होते हैं। अगस्त 12 को ईरानियन पुलिस तकरीबन 21,000 लोगों को अरेस्ट करती है, और कनेक्शन जिनको वो कहती है कि इनका कनेक्शन है यूएस की ईरान पे स्ट्राइक्स के लिए। और दूसरी जो चीज सबसे बड़ी होती है वो ये है कि टास्क E3 जो है ना, यूरोप की 3 कंट्रीज, फ्रांस, यूके और जर्मनी, ईरान एग्री होता है कि न्यूक्लियर टॉक्स हम इनके साथ करेंगे। बाय द वे, ये जब JCPO एग्रीमेंट था तब भी ये 3 कंट्रीज उसमें थी, P5+1 कंट्री, और उसमें ये सारी कंट्रीज थी। और ईरान इनके साथ टॉक्स करता है माइनस यूएस के साथ नहीं करता, क्योंकि उन स्ट्राइक से पहले भी जेनीवा में टॉक्स चल रही होती हैं, लेकिन वो उन स्ट्राइक से पहले भी यूएस ईरान के बीच में जेनीवा में टॉक्स चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो इसराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके फिर उसके बाद जो है यूएस भी उसे ज्वाइन करता है। यूएन सैंक्शन का मैकेनिज्म, और ओमान अर्ज करता है कि आप टॉक्स की तरफ जाएं नवंबर में। उसके बाद ये सारी जो है क्रोनोलॉजी चलती है, और
सैंक्शन रिलीफ का आइडिया आता है कि ये इशू कैसे डिस्कस हो कि सैंक्शन रिलीफ दिए जाएं, और वो उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को छोड़े, तो ईरान कहता है कि हमारे न्यूक्लियर एम्बिशन टोटली पीसफुल इन नेचर हैं। अब सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट यहाँ पर होती है ना, वो ये है कि जो आपने याद भी रखनी है, वो है दिसंबर 28 2025 के प्रोटेस्ट। अब मास प्रोटेस्ट होते हैं पूरे ईरान में, सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस से स्टार्ट होते हैं और ये पूरे ईरान में फैल जाते हैं, जो कि तेहरान की तरफ से आ रहे होते हैं, और इसकी वजह से जो है ईरान एक केओस की सिचुएशन फैल जाती है। वो प्रोटेस्ट बेसिकली होते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, और प्राइसेस जिस तरीके से ईरान में वॉर के बाद प्राइसेस बढ़ी चीज़ों की, तो वो टोटली की इंटरनल इश्यूज की वजह से होती हैं। लेकिन उसके बाद ईरान उस प्रोटेस्ट को कर्व करने के लिए इंटरनेट शटडाउन कर देता है जनवरी 8 को, और तकरीबन ब्लैकआउट की सिचुएशन होती है पूरे ईरान में। और एट द एंड होता यह है कि जनवरी 13 2026 को ट्रंप एक ट्वीट करता है और ईरान के लोगों को कहता है कि यू शुड कीप प्रोटेस्टिंग, और अगर प्रोटेस्ट और हम आपके जो मदद है वो रास्ते में, इन डोनाल्ड ट्रंप के जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो ये हैं कि हेल्प इज ऑन द वे। और इससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं फॉरेन मोटिवेटेड या फॉरेन ड्रिवन प्रोटेस्ट थे ये। ईरान ब्लैकआउट को कंटिन्यू रखता है। फिर क्या होता है कि जेनीवा में दोबारा टॉक्स होती हैं ईरान और यूएस की दरमियान न्यूक्लियर इशू को लेकर, लेकिन वो टॉक्स जो है ना निगोशिएशन लेवल पे ही होती हैं, और मीडिएट करता है उसको ओमान। लेकिन वो टॉक्स अभी अपनी कामयाबी की तरफ जा ही रही होती है, सक्सेस की तरफ जा ही रही होती हैं, कि फरवरी 20 को और फरवरी 28 को ईरान पे यूनाइटेड स्टेट्स दोबारा अटैक करता है। और इस बार अटैक जो है वो लीथल इन नेचर था, और डायरेक्ट टारगेट यूनाइटेड स्टेट्स का ईरान की मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप थी, जिसमें इमाम अली खामनाई साहब शहीद होते हैं, और उसके अलावा ईरान की IRGC के टॉप जनरल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट और भी बहुत सारे मिलिट्री टारगेट्स। और उसमें एक जो हीनियस एक्ट होता है वो मिनाब गर्ल्स स्कूल पे होता है, जहाँ पर तकरीबन 160 से ज़्यादा बच्चियों का स्कूल में थी, और वहाँ पर US मिसाइल टोमाहॉक स्ट्राइक करता है, और जिसके नतीजे में वो स्कूल की बच्चियां मर जाती हैं। और ये प्रोग्रेस इस तरीके से चलती है। अब हम कल की न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं अपने बियॉन्ड करंट अफेयर सीरीज को, और वो न्यूज़ ये थी कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, और ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री की सबसे बड़ी सक्सेस थी कि उसने ईरान और US के दरमियान न कि सिर्फ फैसिलिटेट किया उनको डायलॉग में, बल्कि मीडिएट भी किया। और मीडिएशन के नतीजे में US ईरान वॉर, जो कि एक अगली शेप लेती जा रही थी, पूरी दुनिया को जिसका डैमेज फील हो रहा था, वो रुक गई। और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को पूरी दुनिया ने सराहा, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। और पाकिस्तान ब्रोकर्ड पीस डील वाज साइंड इन Geneva, was signed in Versailles by the United States President Donald Trump, और जो ईरानियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने उन्हें तेहरान में साइन किया, और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उस डील को इस्लामाबाद में साइन किया। सो बेसिकली ये MOU नतीजा था पाकिस्तान और ईरान के। उसमें अगर ऐसे आ जाए कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, सो उसमें आप ये एज अ केस स्टडी भी कोट कर सकते हैं कि जब नेशंस पे ऐसा बुरा वक्त आता है, जैसे ईरान और पाकिस्तान, US और ईरान की वॉर छिड़ी, और पाकिस्तान पे ये कंसिस्टेंट प्रेशर था कि पाकिस्तान साइड ले, तो पाकिस्तान ने किसी की भी साइड नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान ने वो पाथ चूज किया डिप्लोमेसी का, जो कि ग्रेट नेशंस चूज करती हैं। और पाकिस्तान ने उस डिफिकल्ट पाथ को चूज करते हुए एक अपनी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल कायम की कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। या ऐसे आ जाए कि व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन मेक लेमनेड,
उस पर्सपेक्टिव में भी ये चीज़ कोट हो सकती है कि पाकिस्तान के पास ये एडवर्सियल सिचुएशन थी कि पाकिस्तान या तो चुप करके बैठ जाता, वेट करता इंडिया या दूसरी कंट्रीज की तरह कि ये खुद ही वॉर रैप अप हो, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें अपने एफर्ट पुट किए एंड पाकिस्तान ने उस एफर्ट के नतीजे में पीस डील करवाई। और ये एक एग्जाम्पल केस स्टडी कोट हो सकती है ऐसे में कि ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, या व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन मेक लेमनेड। सो इस पर्सपेक्टिव में कि क्या जो ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक ग्लोरी है, पाकिस्तान ने यूएस ईरान रिप्रोचमेंट करवाई, फैसिलिटेट किया, जेडी वेंसी का दौरा हुआ पाकिस्तान में फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स में, और टॉक्स का फेलियर हुआ, सीज फायर को इंश्योर कराया पाकिस्तान ने वॉर के 30th डे पे। और उस सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली वॉर को रुकवाने के लिए एफर्ट्स की, और उसका नतीजा था उसके बाद जो है इस्लामाबाद एमओयू साइन हुआ, उसमें जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें रोल सिर्फ पाकिस्तान का था, लेकिन दूसरी कंट्रीज भी थी सच एज कतर और इजिप्ट और टर्की, इनकी डिप्लोमेटिक काविशों ने भी इस पीस डील को कंप्लीट होने में मदद की। अब जो पीस डील ये साइन हुई है ऑब्वियसली, लेकिन इस पीस डील के हम 14 नुकात जो हैं वो जरूर डिस्कस करेंगे, और वो 14 नुकात आपको अगर पता हो, जैसे मैंने पहले पीछे क्रोनोलॉजी भी बताई, तो वो 14 नुकात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उस 14 नुकात को आप जहन में रखेंगे तो ही आप आगे जो है इस पीस डील को सही से समझ पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो पीस डील साइन हुई है ईरान और यूएस के दरमियान। अब पीस डील बेसिकली 14 पॉइंट्स उनके बीच में एग्री हुए हैं, और वो 14 पॉइंट्स क्या हैं, उनकी नेचर क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हुआ ये है कि ईरान और यूएस के दरमियान जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। अच्छा, इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ ऑल हॉस्टिलिटीज जो कि उनके बीच में थी। ईरान स्ट्राइक कर रहा था यूएस को या यूएस के अलाइज को, या जहां पर यूएस की बेसिस थी। बेसिकली ये वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई थी। 6 से 7 कंट्रीज पे ईरान ने स्ट्राइक बैक किया था, इंक्लूडिंग इसराइल, और वो सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, बहरीन हो, और कुवैत हो, ये सब कंट्रीज को अब इन सब में हॉस्टिलिटीज को एंड किया गया कि आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, डील के सिग्नेचर के टाइम, जो कि एक 18 जून को साइन हुई। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात हुई वो थी कि हमने सॉवरेनिटी, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है और ब्रीच करना है। बेसिकली तो ईरान ने कोई सॉवरेनिटी ब्रीच नहीं की थी। इस पॉइंट का मतलब यह है कि यूएस जो पहले प्रीरिक्विजिट बनाया हुआ था उसने कि ईरान में हम रिजीम का फॉल करेंगे और पीपल्स गवर्नमेंट आएगी, और जो प्रोटेस्टर्स थे उनको जो होप दिया था एक यूनाइटेड स्टेट्स ने, अब इस पॉइंट से ये जाहिर होता है कि वो अभी उनकी सॉवरेनिटी में, ईरान की में इंटरवीन नहीं करेंगे, और इस पर्सपेक्टिव में ये भी था। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट का जो सिचुएशन था फर्स्ट पॉइंट में, उसमें लेबनान को भी शामिल किया गया था। इस पॉइंट में लेबनान में जो जो पॉइंट 1 था वो ये, उसमें ये था कि ये सीज फायर एक्सटेंडेड है हमास, और जो हॉस्टिलिटीज हैं बेसिकली वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जो लेबनान में ऑनस्लॉट शुरू किया हुआ था इजराइल ने, तो सीज फायर में वहां पर भी इमीडिएट उन हॉस्टिलिटीज को रोकने का जो है वो पॉइंट था लेबनान में, पर्टिकुलरली साउदर्न लेबनान में। सो उसकी तो वायलेशन अब आज ही हुई है। दोबारा इजराइल ने अपना ऑनस्लॉट शुरू कर दिया है बेरूत में और साउदर्न लेबनान में स्ट्राइक्स करके। सो दैट पॉइंट हैज ये वायलेट हुई है। और जो दूसरा है कि निगोशिएशन विंडो रखी गई है 60 दिन की। तीसरे पॉइंट में ये है कि आप यूएस और ईरान 60 दिन जनीवा में टॉक्स करेंगे, टेक्निकल टीम्स और डिफरेंट टीम्स, और वो कंक्लूड करेंगे कि आप इसमें न्यूक्लियर इशू हो या कोई दूसरे इश्यूज हो,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इशू हो या जो भी ईरान और यूएस के दरमियान पेंडिंग इश्यूज हैं उनके लिए उनकी नेगोशिएशन चलेगी ये 60 दिन। और ये 60 दिन में जो है पहली पॉइंट मतलब कि हॉस्टिलिटीज भी नहीं होंगी और जो है सॉवरेनिटी भी प्रोटेक्ट होगी। सो इसका 60 दिनों का जनीवा में 60 दिन स्विट्जरलैंड में ये डायलॉग होने थे, जो कि आज ये खबर पब्लिश हुई कि डायलॉग कैंसिल किया गया है और दोनों कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो एक ये पॉइंट थी। दूसरी सबसे मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि जो रिकंस्ट्रक्शन फंड है $300 बिलियन का, वो ईरान को प्रोवाइड किया जाएगा रीजनल कंट्रीज की तरफ से। और ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं तकरीबन $25 बिलियन के, वो इमीडिएटली रिलीज किए जाएंगे। ईरान के या एक दोनों कंट्रीज ने जो डबल नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ था एक दूसरे के खिलाफ, उसको ब्लॉकेड को ख़त्म किया जाएगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और ईरान के पोर्ट्स पे जो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने ब्लॉकेड लगाया हुआ था वो ख़त्म होगा। और ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली हो रही हैं। लेकिन जो एक चीज़ जिस पॉइंट पे एग्री अभी तक जो जिसकी वैल्यूएशन सामने आई है वो है लेबनान पे अटैक, वो इजराइल की जानिब से जारी है। और अगर आगे हम देखें तो इस डील में सैंक्शन रिलीफ भी मिल रहा है ईरान को, और ईरान के लिए ये डील तकरीबन जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की तरह है, JCPOA एग्रीमेंट की तरह, कि उसमें भी इसी तरीके से न्यूक्लियर डील, लेकिन वो डिप्लोमेटिक हुई थी प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम में, और यही पॉइंट्स थे। और प्रेसिडेंट ओबामा ने इवन रिसेंटली BBC या CNN को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा था कि दैट जो टॉक्स हो रही थी जब ये डील नहीं आई थी, 14 पॉइंट्स नहीं आए थे सामने, कि दैट वुड बी मच लाइक JCPOA 2.0। और ये उसी तरह से हुआ कि प्री वॉर कंडीशन में चले गए, लेकिन इस वॉर से गेन ईरान को तो कुछ नहीं, US को तो कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता ईरान को बहुत कुछ हो गया। अगर अब इसका एनालिसिस करें तो ईरान को क्या गेन हुआ है इस डील में से, वो है पहली जो पॉइंट अगर हम लिखें कि ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस, रीजनल डायनामिक्स जो है ना मिडल ईस्ट में, वो चेंज हो चुके हैं आफ्टर दिस वॉर। ईरान एक एस्टेब्लिश पावर हो गया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार कहा था कि ईरान हैज नेवर वॉन अ वॉर बट इट हैज नेवर लॉस्ट अ नेगोशिएशन। तो यही हुआ, ये ट्रंप ने 2020 में कहा था, लेकिन ये 2026 में ट्रंप को ही साबित हुआ। इस डायलॉग से या इस पीस डील से यह साबित हुआ कि ईरान ने इस पूरी ब्रूटल कैंपेन को बियर किया और ईरान रिजिलियंट बन के सामने आया, और रीजनल डायनामिक्स चेंज हो गए मिडिल ईस्ट के। और ईरान जो कि पहले इतना टेस्टेड नहीं था इस वॉर में, वो भी एक माइटी सुपर पावर को सस्टेन कर गया, उसके ऑनस्लॉट को अलॉन्ग विद इजराइल। और दूसरा जो सबसे बड़ा ये हुआ है चेंज आया है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान की डोमिनेंस बाज़ाहिर हो गई है कि ईरान कैन यूज इट एज अ टूल टू exert influence on not just on the United States but on whole global economy। और ईरान ने इसको सक्सेसफुली ब्लॉकेट किया। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल था कि ईरान के पास, पहले ये कहा जाता था कि ईरान की जो डिटरेंस है वो न्यूक्लियर है, लेकिन इस वॉर के बाद 28 फरवरी के बाद ईरान ने अपनी नई डिटरेंस ढूंढी है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। डिटरेंस बेसिकली उस चीज को कहते हैं कि जो किसी कंट्री को किसी और कंट्री पे अटैक करने से रोके मेंटली, के इनके पास जैसे वो एक वेपन या एक कोई टूल होता है। जैसे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, या दुनिया में जिस कंट्री के पास भी वेपन है उनको न्यूक्लियर डिटरेंस कहा जाता है, कि वो डिटर करते हैं अगलों को एग्रेशन से। सो ईरान ने न्यूक्लियर जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सूरत में ढूंढ लिया है। अब वो डिटर करेगा फ्यूचर के अटैक्स के, अगर ईरान पे दोबारा US स्ट्राइक करने जाता है। और बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही था जिसने इतना सिग्निफिकेंट प्रेशर डाला इस पूरी सिचुएशन पे। सो तीसरी अगर हम देखें इसके प्रोस्पेक्ट्स ये हो सकते हैं इस डील के कि यूनाइटेड स्टेट्स
emerged as a weak, emerged as a weak, I would say. Weak is not a suitable word, but this is what this is. इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ने ना प्रेशर बियर कर सका, ना अगले को इतना पनिश कर सका, और वो उल्टा जो है वो उसको कॉस्ट पे करनी पड़ी, बिलियंस ऑफ डॉलर इन मिलिट्री डैमेज और रेपुटेशन डैमेज। अब यूनाइटेड स्टेट्स को एज अ पार्टनर गल्फ कंट्रीज क्यों कंसीडर करेंगी जब उन्हें ना अटैक के वक्त ना उनकी कंसेंट ली गई, ना ही पीस डील में उनका कोई इनपुट लिया गया, और बियर भी उन्होंने ज्यादा किया। और दूसरा, चाइना का रोल, ऑब्वियसली चाइना भी एक सिग्निफिकेंट फोर्स बन के सामने आया इस पूरे न्यूक्लियर टॉक्स, इस पूरी टॉक्स में भी फिर से, और पाकिस्तान को बैक किया उसने जब पाकिस्तान एफर्ट कर रहा था। और चाइना की इमरजेंस, और ये भी एक पर्सपेक्टिव हम इसमें एनालिसिस में देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि सैंक्शन रिलीफ ईरान पे ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज, उस पर्सपेक्टिव में भी एक कारामद साबित हो सकते हैं एनर्जी प्राइसेस के डिक्लाइन में, क्योंकि सैंक्शन ईरान ग्लोबली बिग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आता है। सो इन सारे पर्सपेक्टिव में अभी तक की यही करंट अफेयर्स की लेक्चर इसी बात पे एंड करते हैं हम कि पाकिस्तान ब्रोकर्ड पीस डील बिटवीन ईरान एंड यूएस, और उसकी जो ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं और सब कुछ। और हमारे साथ जुड़े रहें इस लेक्चर सीरीज में। वी विल प्रोवाइड यू ample of knowledge related to every subject in your CSS preparation. Thank you so much.